सिंपल क्वेश्चन है, पर मैं ना कुछ नाम आपको डायरेक्ट नहीं देके थोड़ा नाम घुमा के दे रहा हूं, ठीक है। चलो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे रखे हैं 5 लाख रुपए के, मैं सीधे से नाम दे रहा हूं। ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 लाख एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 1,50,000। क्रेडिटर्स कब बनते हैं? उधार माल खरीदते परचेज पे, और सेल पे क्या बनेंगे? डेटर्स। तो कैलकुलेट परचेज। चलो, तो फटाफट से परचेज परचेज बताओ, परचेज कितनी होगी? ₹5,00,000। चलो एक समझते बात को, है ना। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? जिससे उधार माल खरीदा, या एक ऐसा पर्सन जिससे माल खरीद लिया बट पेमेंट करना बाकी है। ये बोल सकता हूं मैं ये लैंग्वेज, या कुछ गलत बोला मैंने? ऐसा पर्सन जिससे मैंने माल तो खरीद लिया बट उसको पेमेंट करना अभी तक क्या है? बाकी है। इसको मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। तो पेमेंट करना बाकी है ना, तो मैं क्रेडिटर्स को एज ए आउटस्टैंडिंग भी तो ट्रीट कर सकता हूं। कहां दिक्कत बताओ? क्रेडिटर्स को मैं क्या ट्रीट कर सकता हूं? एज ए आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का पॉइंट क्या चलता है? क्लोजिंग वाला प्लस ओपनिंग वाला माइनस। तो अगर मैं चाहूं तो अपनी सारी चीजों को एक जगह लेके आ सकता हूं और लॉजिक लगाऊं। तो भाई देखो, मैंने इतना पेमेंट कर दिया, अभी भी इतना पेमेंट करना बाकी है, तो टोटल कितना हो गया? 6.5 लाख। उसमें से 1 लाख तो पिछले साल वाले हैं, तो इस बार के कितने हो गए? 5.5 लाख। मैं लॉजिक भी लगा सकता हूं, पर होता ना बड़े क्वेश्चन जब बने, केवल आपको कोई एक पॉइंट आने वाला नहीं है, क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट एक साथ आएंगे, तब मैं आपको सीधे सीधे क्या रखूंगा? फॉर्मुला याद रख लूंगा, मेरा फटाफट काम हो जाएगा। तो मैंने क्रेडिटर्स का मतलब देखा भाई, क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि जिसको पैसा देना बाकी है। इसका मतलब ये भी एक तरह से क्या हुए? आउटस्टैंडिंग। इसीलिए आप जब आगे कभी पढ़ोगे ना, तो 2 वर्ड आएंगे आउटस्टैंडिंग के लिए। आउटस्टैंडिंग फॉर एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग फॉर गुड्स। तो जो आउटस्टैंडिंग फॉर गुड्स होता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। और जो बाकी एक्सपेंस उसको नॉर्मल आउटस्टैंडिंग खर्चे बोल देते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पे मेरे पास परचेज क्या आ जाएगी? परचेज इज इक्वल टू पेमेंट मेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो पेमेंट कितना किया अपन ने? 5 लाख। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 1.5 लाख। और ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 1 लाख। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास? परचेज। तो अब अगर मैं एक वापस फास्ट अपन रिकॉल कर लेते हैं, कुछ तो मीनिंग्स थे, चलो मीनिंग्स तो छोड़ देते हैं अभी। सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, रेवेन्यू। लाइफ मेंबरशिप फीस, वन टाइम पेमेंट, कैपिटल। लेगेसीज इन मेमोरीज ऑफ सम डेड पर्सन्स, और कैपिटल। फिर डोनेशन, दो हो सकता है डोनेशन, ध्यान रखना, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल है, नॉर्मल डोनेशन दिया है तो अपनी इनकम है, इनकम है तो रेवेन्यू हुई। पर स्पेसिफिक है, मैंने आपको कुछ चीज बोल दिया कि ये पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका काम आप वही करना, तो फिर आपके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, और वो बैलेंस शीट में जाएगी। फिर आ गया अपने पास में डोनेशन के बाद में एंट्रेंस फीस। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मेंबर बनता है वो पैसा देता है, लेकिन अब इसका नेचर कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू। इस पर क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन की लाइन में नीचे बोला हुआ है कि ये कैपिटल है तो बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अच्छा, ऐसा ही बोल सकता है,
50% को कैपिटलाइज करो, तो आधा तो जाएगा बैलेंस शीट में और आधा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलो दूसरा हमने पॉइंट जो हमने फर्स्ट कैलकुलेशन सीखी थी वो थी रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट को किस में कन्वर्ट करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो उसके अंदर हमने फॉर्मेट बनाया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की अमाउंट आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस प्रीपेड या एडवांस के अंदर उल्टा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस, और इससे किसकी अमाउंट आ जाएगी। तो अभी तक हमने केवल एक यही कैलकुलेशन देखी। इसमें फिर हमने इसी में एड ऑन किया था कि अगर सेपरेट अमाउंट गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट में सेपरेट अमाउंट दे रखी है सबकी ईयर वाइज, पिछले साल की इतनी, इस साल की इतनी, अगले साल की इतनी, ईयर वाइज सारी सेपरेट अमाउंट दे रखी है। तो अगर सेपरेट अमाउंट दे रखी है तो फिर सिंपली हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में करंट ईयर की अमाउंट लेनी है। उसमें कौन सी अमाउंट लेंगे, केवल करंट ईयर की। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, ओपनिंग प्रीपेड प्लस कर देंगे, और ये क्या जाएगा हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमें बस सीधे करंट ईयर की अमाउंट मिल गई तो हम करंट ईयर का डेटा लेंगे, बाकी सबको जाने देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इस साल की अमाउंट जो बाकी है। ओपनिंग प्रीपेड का मतलब क्या होता है, इस साल की अमाउंट जो पिछले साल मिल गई। दोनों ही केस में अमाउंट कौन सी है, इस साल की है। एक इस साल की अमाउंट बाकी चल रही है और एक इस साल की अमाउंट पिछले साल मिल गई। सॉर्टेड है, दोनों इस साल की अमाउंट है। तो इस साल की अमाउंट जो रिसीव हो गई उसमें हमने दूसरी बाकी अमाउंट्स को ऐड करके नेट अमाउंट निकाल ली। चलो हमने अभी तक, मैं बोलूँ 3-4 दिन में जो भी है, हमने अभी तक एक टॉपिक कंप्लीट करा, वो था ये, और सबसे रिपीट भी यही होने वाला है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को अभी तक? सिंपल सॉर्टेड है। वैसे और क्वेश्चन आएंगे और चीज अपने समझ में आएगी। एक बार के लिए सॉर्टेड अपन आगे चल सकते हैं, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड पॉइंट, सेकंड कैलकुलेशन है ना अपनी ये, व्हेन स्टॉक्स आर गिवन। अगर आपको स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने अभी आपको जब लास्ट क्लास थी तो आपको समझाया था, हम भले ट्रेडिंग बनाते थे, पहले हम लिखते भले ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सब लिखते थे, बट उनका नेट रिजल्ट क्या आता था, हमने कितना मटेरियल काम में लिया वही आता था। लेट मी से, जैसे मैंने बोला आपको, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 100 रुपए का, परचेज की 1000 की, और टोटल मेरे पास माल कितना आ गया 1100। 100 रुपए का स्टॉक पड़ा मेरे पास पहले से, 1000 को और खरीद लिया, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए का माल पड़ा है 1100 का। तो मैं क्या करता, ट्रेडिंग आउट बनाते टाइम मैं क्या करता, टू ओपनिंग स्टॉक 100, टू परचेज 1000। अब उसमें से 200 रुपए का माल मेरे पास बच गया। टोटल कितना माल पड़ा था मेरे पास 1100 का, मेरे पास कितने रुपए का माल बच गया, तो मैंने कितने रुपए का माल को यूज में लिया, 900 का यूज में लिया। यूज को अब हम जब जैसे जैसे अपग्रेड होंगे अब हम लोग, तो अब जो अकाउंटिंग या कॉस्टिंग वाली लैंग्वेज होती है वो काम में आ जाएगी। तो हम लोग नॉर्मल यूज में वर्ड क्या ले रहे हैं, नॉर्मल रेगुलर वर्डिंग में यूज, भाई कितने माल काम में लिया 900 का। बट वही टेक्निकल पॉइंट क्या होता है इसका, कंज्यूम, कंजप्शन, हमने कितना उपयोग में लिया माल, हमने माल कितना उपयोग में लिया है, तो उसको हम लोग यहाँ वर्ड क्या बोलते हैं, कंजप्शन। तो अब ये अपग्रेडेड वर्ड है, यूज का ही अपग्रेडेड वर्ड। जैसे मैं बोला था ना आपको कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, अपन उसको मैनेज भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ हंग्री, स्टार्विंग, कैन यू प्लीज रिपीट, उसको बोलते हैं पार्डन। तो लाइक सिमिलर वर्ड अपने हिंदी में तो होते हैं ना, जल और पानी का मतलब क्या होता है, पानी, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यायवाची। तो वैसे सब जगह होते हैं, तो उसमें इंग्लिश में भी बोलते हैं, सिनोनिम्स वगैरह बोलते हैं इनको। तो समझो, तो जब कभी भी स्टॉक दे रखे होते हैं तो हम लोग अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम ओपनिंग 100, परचेज 11,000, क्लोजिंग बाय में लिख देंगे 200। तो इधर आ गया 1100, इधर आ गया 200, नेट डिफरेंस कितना आया 900 का, जो हमने यूज में लिया है।
यही एक टेक्निकल पॉइंट चलता है, लेकिन हम लोग आज तक इसमें रहते हैं, हम तो पूरा परचेज रिकॉर्ड करते हैं, हम तो पूरा स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, वो अलग चीज हो गई। रिकॉर्ड करना इट्स अ डिफरेंट टास्क, बट आप नेट आंसर क्या लिखते हो? कंजप्शन, यूज। तो जब भी हमें स्टॉक दे रखा है, तो इन दैट केस in this case consumption will be recorded in, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? कंजप्शन को। तो जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं? कंजप्शन। तो कंजप्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप लोग के हिसाब से क्या फॉर्मूला बन रहा था? बनाओ फॉर्मूला, भी मत बोला आपको। परचेज प्लस ओपनिंग, बन गया फॉर्मूला। तो सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। बाय चांस अगर परचेज नहीं दे रखी हो, ठीक है, तो परचेज ऐसे निकालें जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन निकाले थे। परचेज इज इक्वल टू क्या कर देंगे? पेड अमाउंट टू क्रेडिटर्स एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। लेकिन अगर बाय चांस क्रेडिटर्स को कुछ कुछ क्रेडिटर्स को मैंने एडवांस भी दे रखा हुआ, तो एडवांस को मैं कैसे ट्रीट करूंगा? क्रेडिटर्स एडवांस क्या हो गया मेरे लिए? प्रीपेड। प्रीपेड में क्लोजिंग क्या हो जाएगा? माइनस, और ओपनिंग क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो बहुत एक क्वेश्चन है कुल आपके, मतलब आपके पूरे मॉड्यूल सब मिला लूँ तो एक क्वेश्चन है, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। आपको इतना फॉर्मूला याद है, सफिशिएंट है। और याद मत करो, मेरी बात मानो ना, ये याद रखो कि परचेज नहीं दे रखी है तो वैसे ही निकालेंगे जैसे बाकी सारे अमाउंट निकालते हैं, ठीक है? तो माइनस क्लोजिंग एडवांस, तो ये आपकी क्या जाएगी? परचेज। सिंपल है। तो चलो एक क्वेश्चन। बताना आंसर। बताओ आंसर कितना है किसके? 9, 950। 10, 1:30, 10:30, 10:30 में से एक। सही है।
अब देखो फॉर्मूला, मैं सबसे पहले, मुझे क्या पूछा है, कंजप्शन। मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा मेरे लिए, मैं सबसे पहले जो कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। कंजप्शन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है। देखो 31 मार्च 22, ये पिछले साल का क्लोजिंग हो गया, तो इस साल का क्या माना जाएगा, ओपनिंग। तो अगर कोई चीज पिछले साल की क्लोजिंग है तो इस साल की क्या मान ली जाएगी, ओपनिंग। तो अपने से ओपनिंग डेटा है 4 लाख और 5 लाख। अच्छा, परचेज, अब परचेज नहीं दे रखी है तो परचेज निकाल दूंगा, देर की होती बात ही खत्म हो जाती। तो परचेज कैसे, परचेज में क्या, रेसिप्ट या पेड अमाउंट सीधे बोल दूं मैं, पेड अमाउंट प्लस कर दूंगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो पेड अमाउंट कितनी क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1.5 लाख, और ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। ये तो माइनस हो रहा है, तो परचेज 10.5 लाख की हुई। तो ओपनिंग स्टॉक था 4 लाख का, परचेज हुई 10.5 लाख की, माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, 5 लाख के। तो कितने हो जाएंगे, 9 लाख। आया समझ में, पक्की बात है। चलो, लेकिन ये कौन सी परचेज, इस परचेज को कौन सी परचेज बोलेंगे, क्रेडिट या कैश, क्रेडिट। क्रेडिटर से माल खरीदे तो कौन सी हुई, उधार माल खरीदना हुआ ना, तो ये अपने लिए क्या हो गई, क्रेडिट परचेज। तो इसी बेस पे क्वेश्चन लेना। मैं सीधे सीधे आपको इजी दे रहा हूं मैं, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स 2 लाख, 1 लाख, स्टॉक 50,000, 60,000, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 10 लाख, एंड देयर वर कैश परचेज ऑफ रुपीज 2 लाख। बताओ कंजप्शन, बताओ आपको कंजप्शन फॉर द ईयर। बेटा 10 लाख ही है ना। हाँ, 6 लाख। देखो मेरी बात सुनो, शायद अगर अमाउंट में कुछ मैंने गलत लिख दिया हो एक बार वापस देखना है ना, क्योंकि मैं ये के एल लिखता हूँ ना, हो सकता है उससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो। स्टॉक ये 50,000 है और ये 60,000 है ना। अब देखो एक बार,
कैलकुलेटर किस किस के पास है अभी? कैल 8 लाख? बेटा ये कैलकुलेटर काम में आ ही नहीं पाएगा एग्जाम में, भी तो ले लो बोले, है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर ये नहीं आएगा। अब एक बात, इसके साथ साथ कैलकुलेटर को यूज करना सीखना आपको। कैलकुलेटर चलाओ, वो बहुत काम की चीज है, बहुत यूज में आएगा आपके। कैसे समझो, आपके कैलकुलेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही कैलकुलेशन नहीं है। देखो इनके अलावा बटन और है। अपन मेन में बटन देखते हैं जो सबके कैलकुलेटर कॉमन है। एम प्लस एम माइनस, एम आर सी, एम यू है किसी के? देखो एम यू किसी के नहीं है, ठीक है। चलो, एम यू है। इनका क्या यूज है? जीटी भी होगा, देखो जीटी भी होगा शायद। इनका क्या यूज है? देखो अभी तो कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है इनका, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका यूज आता जाएगा, और अगर ये करना सीख गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाते हैं। एम प्लस मतलब मेमोरीज में जो चीजें हमें प्लस में रखनी है, जो चीजें ऐड करनी है ना, वो सारी हम एम प्लस में डालेंगे। जो चीजें मुझे लेस करनी है वो सब मैं किस में डालूंगा? एम माइनस में। और नेट अमाउंट जब मुझे चाहिए होगी तो मैं एम आर सी क्लिक करूंगा। एम आर सी में मेमोरी रिसीव, एक बार क्लिक करूंगा तो मेमोरी रिसीव होगी, एक और बार क्लिक कर दूंगा तो मेमोरी क्लियर हो जाएगी। तो मतलब मेरी मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। आई बात समझ में? अब समझो, मेरा सबसे पहला काम क्या था? परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कंजप्शन के लिए मैंने क्या बोला, मैं तो पहले कंजप्शन का फॉर्मूला पूछा, वो फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि मैं कंफ्यूजन क्रिएट हुई नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। परचेज में डायरेक्ट नहीं दे रखी तो परचेज निकाल लूंगा मैं। तो पहले क्रेडिट परचेज निकाल लेते हैं। पेड अमाउंट टू क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो अमाउंट पेड कितनी क्रेडिटर्स को? 10 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? सो क्लोजिंग 1 लाख, और ओपनिंग कितने हैं? 2 लाख। तो 10 और 11 माइनस 2, 9 लाख की तो आ गई क्रेडिट परचेज। कैश परचेज भी तो दे रखी है अलग से मैंने। देयर वर कैश परचेज ऑफ 2 लाख। तो 9 लाख की तो क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज कितनी आई? 2 लाख। टोटल परचेज कितनी हो गई? 11 लाख की। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000। परचेज कितनी आई? 11 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। 10,90,000। आपने 2 लाख ये नहीं देखी कैश परचेज, इसलिए आपका 8,90,000 आया। ठीक है। अब जितनी चीज हो ना, आप लोग एम प्लस एम माइनस से करने की कोशिश करना। आपसे क्या करना होता है, जो जो चीज मुझे प्लस करनी है वो सब मैं किस में डालूंगा? एम प्लस में। और जो चीज माइनस करनी है वो किस में डाल दूंगा? एम माइनस में। लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ। इस पर हाथ सेट करने में, इस चीज पर किल हाथ सेट करने में आपको 1 महीना लग जाएगा। पर अगर एक बार हाथ सेट हो गया तो आपके कैलकुलेशन और स्पीड दोनों मैटर करेगी, और दोनों ही चीजें एग्जाम में काम में आती है। कुछ लोग कैलकुलेटर ऐसे चलाते हैं, वैसा नहीं, वो कोई मिल के अंदर टों 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 टों, एक तो ऐसे धीरे धीरे, एक चलता है, आपने देखते भाई टाइपराइटर चल रहा है, तो वो तो चलो स्पीड अभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ एम प्लस एम माइनस इनके जितना आप यूज में लोगे, जितनी बार आप क्लिक करोगे, जितनी बार आप अप्लाई करोगे, उतना आपको सीखने में आएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अकाउंट्स के 70% क्वेश्चन जिनमें एंट्रीज वगैरह नहीं है, जो ऐसे कैलकुलेशन वाले हैं, वो आप केवल और केवल कैलकुलेटर सॉल्व कर दोगे। इवन पूरा अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, ये तो वैसे हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या प्लस माइनस करना है अभी भी कर दोगे। पूरा अकाउंट ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। अब एग्जाम टाइम है, कल एग्जाम है, तो आज के बना बनाई देखोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे उन क्वेश्चंस को कि भाई ये आ गया, ये कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड में। पेमेंट मतलब माइनस होगा, एम माइनस में डाल दिया। ठीक है, ये कहा रहा है रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट मतलब प्लस होगा, एम प्लस में डाल दिया। तो एम प्लस एम माइनस, एम प्लस एम माइनस करते करते नेट एम आर सी क्या आपका आंसर आ जाएगा। और मेजोरिटी क्वेश्चन में आज भी इसी तरह से करता हूँ। आई वॉज लकी, मेरे टाइम में क्या था, दो मेन फायदे थे। हमारे टाइम पे मोबाइल्स इतने नहीं थे, मतलब जो थे ना मल्टीमीडिया टच स्क्रीन फोन, ऐसे नहीं थे।
नॉर्मल बेसिक फ़ोन होते थे, ठीक है, जिनको फीचर फ़ोन बोलते हैं, और हमारे 11 से कैलकुलेटर अलाउड थे। मैं स्कूल में स्कूलिंग यहाँ से मैं गुजरात बोर्ड से हो रखी है, तो गुजरात बोर्ड में 11 से ही कैलकुलेटर अलाउड है। पर साथ के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि मैथ्स वहाँ पे कंपलसरी है, और सब्जेक्ट 5 नहीं होते, सब्जेक्ट होते 7। मतलब वो चॉइस होती है ना आपकी, चॉइस इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, इन सब में चॉइस होती है, वहाँ सारे कंपलसरी है, पर साथ में कैलकुलेटर मिल जाता है। एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज। तो दो पॉइंट है देखो, तो उससे हमारा क्या हुआ, कैलकुलेटर की स्पीड अच्छी आ गई, और कैलकुलेटर हमारा चलाना बहुत अच्छे से आ गया। तो अब हर बटन का यूज हो, तो हम लोग मेजोरिटी क्वेश्चन, इवन पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम लोग ना कैलकुलेटर निपटा देते थे। मतलब ये मान लो रियल हम कुछ लिखते होंगे। चलो, तो ये समझ में आया बेटा आपको, यहाँ तक आ गया। चलो, दो कैलकुलेशन मेन हो गई। देखो कैलकुलेशन का पॉइंट का मतलब क्या है, ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे, 70% आइटम तो वो होंगे जो आपको देख करके सही जगह लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड परचेस, ग्राउंड परचेस किया, तो बताओ ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में? क्यों? अपने लिए क्या हो गई, एसेट, ग्राउंड खरीदा अपने लिए क्या हो गई, एसेट। वही इसके नीचे दे रखा होगा ग्राउंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, पी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पी एंड चल जाएगा। तो 70% आइटम तो ऐसे होंगे, 30% के लिए कैलकुलेशन देखनी पड़ती है जो इस तरह से होगी। तो एक कैलकुलेशन तो कन्वर्ट करने वाली जो अपन ने समझा, ओपनिंग क्लोजिंग वाला, वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला, दूसरी स्टॉक वाली, तीसरी एक लास्ट कैलकुलेशन है, थर्ड टॉपिक, व्हेन फंड इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, हर एक खर्चे के लिए अलग से फंड बना के चलते हैं। किसने वो मूवी देखी क्या, सनी सनी आता ना, सनी, पॉकेट सनी, कौन सी थी, शाहरुख खान और सलमान खान और अक्षय कुमार की, मुझसे शादी करोगे, किस किसने देखी हुई है? तो आप जल्दी कनेक्ट कर लोगे। उसके अंदर वो क्या करता है सलमान खान, अब दादी के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए, पता कुछ मटकी बना के रखता है कि दादी के इलाज के लिए इसी से खर्चा करूंगा, बहन की शादी के लिए इससे, और भगवान के लिए छोटी सी एक मटकी रखता है, ये भगवान के उस दान के लिए, ऐसे कुछ। अब वो क्या करता है, हर एक के लिए फंड बना के चल रहा है। फंड बनाने से फायदा क्या होगा, उसको पता है कि मुझे इस चीज के लिए इतनी सेविंग करनी है, हर महीने या हर साल मुझे इतना अमाउंट अलग करके इसके लिए रखना है। अब समझो पैसा बचा रहा है वो बहन की शादी के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, और दादी के इलाज के लिए। तो जब उसको दादी का इलाज करवाना होगा, तो पैसा कहाँ से निकालेगा वो, उसी गुल्लक में से, मटकी में से निकालेगा। सही बात है, गलत बात है? तो वही चीज यहाँ पे होती है। रियलिटी के अंदर भी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना फंड बना के चलते हैं खर्चों के लिए, ठीक है, जिसके अंदर बॉयज तो ज्यादा कर ऐसे रखते हैं ना, उन्हीं पर्स के अंदर वो एक साइड में पॉकेट रखती है, उसके अंदर पैसे छुपा के रखते हैं हम लोग। कौन कौन रखता है ऐसे? वॉलेट के अंदर नहीं, यहाँ पे ये, यहाँ पे इसी का हम लोग वैसे छुपा के रखते हैं। दो रीजन है, पहला दोस्त तो पता नहीं चल जाए, पता चला नहीं खर्चा करवा देंगे। दूसरा किसके लिए, इमरजेंसी के लिए, हमने सोचा कि भाई ये इस काम के लिए पैसा है ये। तो देखो, जब हम लोग पर्टिकुलर पर्पस से कोई फंड बनाते हैं, अब वो फंड के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वो रियल एग्जांपल, रियलिटी के अंदर समझ सकते हो उसको आप, कि दादी के इलाज के लिए तो उसने एक फंड बना दिया, तो अब जब भी दादी के कुछ भी परेशानी होगी, इलाज करवाना होगा, तो मैं पैसा उसी फंड से निकालूंगा। बहन की शादी के लिए, तो जब मैं बहन की शादी करा रहा हूँ, तो पैसा मैं प्रायोरिटी किस में से निकालूंगा, उस गुल्लक में से। तो जब खर्चों के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, पहले से फंड बना करके चलते हैं, जिससे कि खर्चा ओवर लिमिट नहीं हो जाए। हम लोग भी जब घर के, जब हमारे बड़े जब घर के लिए बजट बनाते हैं ना खर्चों के लिए, तो एक अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं। दिवाली के लिए आपको बोलते होंगे कि यार 5,000 का बजट है तेरे पास, इसमें खर्चा करना, जो ड्रेसेस लानी है, फटाके लाने ले आना। अब तो बजट बढ़ गया, 10-12 हज़ार तक पहुंच जाता है, लेकिन हमारे टाइम पे होता था भाई 1,000 रुपये मिल गए, 1,500, 2,000, तो इतने पता 5,000 है,
इसी में तेरे को सब कुछ करना है, कपड़े लाने हैं, फटाके लाने, तेरे पास 5,000 है, तो मेरे को, मेरे भाई को, दोनों को 5,000 मिल गए। तो वो एक पॉइंट हो जाता था। तो हमारे पास क्या होता है, एक फंड बन गया अब कि कपड़ों के लिए 5,000 का, कपड़ों और फटाकों के लिए। तो हम लोग भी क्या करते, फिर अलग करते, 1,000 के फटाके और 4,000 के कपड़े। जैसे बड़े होते गए, फटाके का खत्म हो गए, फिर कपड़े आने लग गए। छोटे होते तभी फटाकों क्रेज होता है, अब तो क्या, अब बड़े होने क्रेज होता है, बड़े होने में क्या हो जाता है, जो मिल गया उसी की छुड़ा दिया, ये ला यार एक तू ला, छुड़ा के निकल गया। तो समझो, बजट हर चीज के लिए होता है। तो अब अगर मैंने किसी खर्चे के लिए फंड बना रखा है, स्पेसिफिक फंड बना रखा है, तो इन दैट केस that expenses will be charged from that fund only तो खर्चा कहां से चार्ज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बीसीसीआई ने प्लेयर ऑफ द मैच के लिए कितने टूर्नामेंट, आईपीएल में कितने मैच है, 70 मैच है, और 3 प्लेऑफ और एक फाइनल, 74 मैचेस हैं। हर मैच के लिए 1 लाख रुपए का हुआ है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। तो 74 लाख का मैन ऑफ द मैच के लिए फंड बना के रखा है। तो हर बार जब भी मैन ऑफ द 74 लाख उन्होंने अलग कर दिया पहले ही, और फंड बना के रख दिया लाइबिलिटीज में। तो जब आईपीएल स्टार्ट हुआ, तो जब मैंने आईपीएल की बैलेंस शीट देखी, तो वहां लिखा हुआ था मैन ऑफ द मैच फंड 74 लाख का। मैन ऑफ द मैच फंड कितने का है? 74 लाख। अब पहला मैच हुआ, 1 लाख का मैन ऑफ द मैच मिला किसी को, तो मैं कहां से, वो 1 लाख रुपए खर्चा तो हुआ, जो बीसीसीआई है, आईपीएल वाले, उनके लिए खर्चा हुआ ना, 1 लाख रुपए प्लेयर को देना है मैन ऑफ द मैच के। पर वो 1 लाख मैं कहां से चार्ज करूं? मैन ऑफ द मैच फंड से या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से? फंड से, क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से 74 लाख का फंड बना रखा है। तो जैसे ही मैंने पहला अवार्ड दिया, अब मेरे पास बैलेंस कितना हो गया? 73। ऐसे मैच के अवार्ड देते जाऊंगा। जैसे अभी तक कितने मैच हो गए? 40 मैचेस हो गए, शायद 40 मान लेते अपन, पता नहीं कितने हुए, 40 मैच हो गए। तो 40 मैच कितने गए? 40 लाख। तो 74 लाख का फंड था, 40 लाख खर्च हो गए, तो अभी मेरे पास कितना बचा फंड में बैलेंस? 24 लाख समथिंग का, 24 या 34, कितने, 34 लाख का। तो जब हमने किसी चीज के लिए फंड बना रखा है, तो जब खर्चा करेंगे ना, तो पैसा कहां से निकालेंगे? फंड से निकालेंगे। उसमें से क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से नहीं करेंगे। चलो, तो अल्टीमेटली अब देखो, सोचो, 2 मैच बारिश से खराब हो गए, तब 74 लाख का फंड था मेरे पास, तो 2 मैच बारिश से खराब हो गया, वहां मैंने मैन ऑफ द मैच दिया ही नहीं। तो मैं मैन ऑफ द मैच के पैसे कितने दूंगा? 72। 2 लाख रुपए लास्ट में फंड में बच जाएंगे। उनका मैं क्या करूंगा फिर? एक पॉइंट तो ये आया, 2 लाख रुपए फंड में बच गए, उनका मैं क्या करूंगा? फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा, अब उल्टा करते इसी को, किसी मैच के अंदर 2 प्लेयर बहुत जोरदार खेले सेम, मुझे 2 जनों को अवार्ड देना पड़ गया, तो अब मेरा बैलेंस कितना था फंड में? 74 का। पेमेंट कितना हो गया? 75। 1 लाख रुपए ज्यादा पेमेंट हो गया। तो दोनों सिचुएशन बन सकती है, पैसा बच भी सकता है और ज्यादा भी लग सकता है। आ रही बात समझ में? तो इन दैट केस बैलेंस शीट के अंदर कैलकुलेशन पॉइंट कहां रहेगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के अंदर सबसे पहले यहां पे फंड का बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, आप लोग अगर, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली बोलना, आप लोग अगर बीसीसीआई में टॉप पोजीशन पे होते हैं, 74 लाख का फंड बन गया, तो आप 74 लाख पूरे अलग से तिजोरी में रख देते या उनको कहीं इन्वेस्ट कर देते? आप क्या करते? चलो, 74 लाख तिजोरी में पड़े रहते, पड़े रहने से क्या होगा? 1 महीने तक पैसा वेस्ट ही है, 1-2 महीने जो भी टूर्नामेंट चलेगा तब तो पैसा वेस्ट ही है ना अपने, तो या पैसा कुछ बढ़ रहा है? मैं क्या कर सकता हूँ उसको? एक रिस्क लेकर के इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि जितना फंड मेरे पास था
उस फंड के बैलेंस को मैं क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, जैसे जैसे काम में आएगा उसको विड्रॉ। तो मैं इन्वेस्ट ऐसी जगह करूंगा जहां से मैं जब चाहूं तो विड्रॉ कर सकूं। तो जनरली ये इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, इन सब में। मुझे पैसा चाहिए, अभी शेयर्स बेच दूंगा, पैसा आ जाएगा। अभी म्यूचुअल फंड को मैं विड्रॉ कर लूंगा। तो उन जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। पता है कैश फ्लो में वर्ड था आपके, कैश फ्लो सबके कर रखा है, कैश एंड कैश एक्विलेंट। तो कैश तो अपने पास है, कैश एक्विलेंट में क्या क्या आते थे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये हमारा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। ये क्या होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब ये कैश के बराबर ही है, जब चाहो आप तब बेच सकते हो। तो जो फंड है, हो सकता है इस फंड के पूरे पूरे बैलेंस को क्या कर रखा हो, फंड बैलेंस इन्वेस्टेड तो एसेट साइड में शो होगा। अब समझो, मैंने फंड बना रखा 74 लाख का। मैं जैसे ही प्राइस देना स्टार्ट करूंगा, मैं द मैच, तो फंड का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा। मैं द मैच के लिए मैंने फंड बना रखा 74 लाख का। मैंने पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया 1 लाख का, तो बैलेंस कितना रह गया। तो क्या हुआ, बैलेंस कम हुआ या बढ़ा, कम हुआ। एक्सपेंसेस पेड। अब अगर बाई चांस मैंने इन्वेस्ट कर रखा उस पैसे को, उस पैसे से मुझे कुछ इनकम हो गई, तो फायदा हुआ मुझे। तो फायदा इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखना, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इनकम फ्रॉम, अगर कोई भी इनकम हुई है, जैसे मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, ऐसी कोई भी इनकम हो गई, तो मेरे फंड का बैलेंस बढ़ाएगी। वो सारा पैसा मैं किस में डाल दूंगा, इसी फंड में। अब यहां पे जो आंसर होगा वो मेरे पास दो हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, बैलेंस बच गया, रिमेनिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो यहां बाहर लिख दूंगा मैं। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा, मैंने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, तभी तो नेगेटिव बैलेंस चले गया मेरा। तो ज्यादा पैसा खर्च किया, जो जितना नेगेटिव बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस जाएगा एक्सपेंसेस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितना नेगेटिव आंसर है केवल उतना। आई बात समझना। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है सीधे बाहर लिख दो, नेगेटिव है तो कहां लिख देंगे उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इतना मेरा खर्चा हो गया भाई, मैंने फंड बनाया था 74 लाख का, मैंने प्राइस दे दिया 75 लाख के, तो 1 लाख रुपए मैंने ज्यादा प्राइस दे दी है, तो 1 लाख रुपए मेरा क्या हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। ठीक है, हाँ बेटा। तो इसके क्वेश्चंस कल करते हैं एक बार अपन। कल, अब मॉड्यूल कब तक आ जाएंगे आप लोगों के।